संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान। वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या भारत का संविधान जिंदा है, एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें समाज में चेतना और जागरूकता फैलाना हमारा मकसद है और इसी सब में वॉइस ऑफ मानवता एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है पूरे विश्व के लोगों की आवाज, और जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। तो जो जिन लोग रहते हैं, जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, वो हमारे साथ निरंतर जुड़ते रहते हैं। और आज हमारे साथ मिलिंद वानखेड़े जी और साथ ही माणिक जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी को बहुत बहुत आभार। इसी नोट के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को प्रवाह देते हुए और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले एक कोट मुझे याद आता है, जैसे कहते हैं ना, उसूलों पे जहां आज आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मुझे जो लोग यहाँ पर नजर आए हैं, वो अपने जिंदा दिली से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और अब हम सर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जहां तक हमने बात को छोड़ा था, उसके आगे से शुरुआत। तो आगे बात हमारी उपाधियों से आती है, क्योंकि संविधान की बात हम कर रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि उपाधियां होती क्या है। इस संदर्भ में सबसे पहले मिलिंद जी, मैं आपके विचार लेना चाहूंगी सर। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल जो हमारा 18 है, उसमें उपाधियों का अंत क्या है। उपाधि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन में हम लोग डिग्री लेते हैं ना, बीए है, बीकॉम है, फिर डॉक्टरेट की हो, पीएचडी है, ये प्रोफेशनल डिग्रियां है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जजेस, ये उपाधि है, मतलब डेजिग्नेशंस बोल सकते हैं। दूसरा, पहले के जमाने में आचार्य हुआ करते थे, जिसको विद्वान भी बोल सकते हैं, एक उपाधि है। लेकिन शिक्षा और जो सेना में कुछ पद होते हैं, डेजिग्नेशंस है, उसको अलावा बाकी चीजें वर्जित की गई है संविधान में। उसकी वजह यह है कि भारत के जो वर्णाश्रम सिस्टम के अंतर्गत आप देखेंगे कि वो एजुकेशन नहीं भी है तो भी क्या बोलते हैं लोग उनके समाज के अंदर, नहीं नहीं नहीं, वो पाय लागू पंडित जी विद्वान। जबकि पंडित का अर्थ केवल उन्होंने जाति से जुड़ा, जबकि पंडित का अर्थ एज पर एजुकेशन वो विद्वान होता है। विद्वान जिसके अंदर विद्वत्ता होती है वो पंडित जी बोलते हैं। दूसरी है और भी चीजें, जैसे आप बोलते हैं ना कि ठाकुरगिरी चल रही है या कोई बाबागिरी चल रही, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें चली आ रही थी, इसलिए उन चीजों का अंत किया गया संविधान के अंतर्गत। वो और खाली शिक्षा और सेना में ही उसको, एजुकेशन और सेना के अंदर उसको रखा गया है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स में उसका इन्वॉल्व किया गया है जी। और मुझे लगता है कि ये जो जिसके पास योग्यताएं हैं वही विद्वान है, और वो अपने पर्टिकुलर किसी भी चीज में जो पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, साइंटिस्ट, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट निर्माण करने के लिए बोल सकते हैं, ना कि कोई अंधश्रद्धा, दूसरी भाषा में उनको ऐसा कह सकते हैं जी। और भी मेहमान अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आप, और उसके बाद में सर, ये जो उपाधियां होती है, ये उपाधियों के बारे में आपके क्या विचार है। मतलब उपाधियां किस लिए संविधान में इस प्रकार से उनकी वर्जना की गई है, अनिल जी। मैडम, उपाध्याय का मतलब ये बौद्धिस्ट शब्द है। उपाध्याय का मतलब होता है कि उपाध्याय ने उपाधि उपाधि। अच्छा, उपाधि क्या, उपाधि मतलब होती है कि एक सम्मान के रूप में, किसी को सम्मान के रूप में जो दी गई पदवी, उसको उपाधि बोलते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है। तो पहले भी एक उपाधि दी जाती थी, जैसे थेरो, महाथेरो, जैसे अपन बुद्धिज्म के अंदर में देखें तो ये की उपाधि या सम्मान के रूप में जो कुछ बोला जाता था लोगों को, तो वो एक उपाधि रहती थी, तो उपाधि दी जाती थी। बाकी बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद किसी प्रकार से बाहरी उपाधि के लिए मना किया है। बाहरी देश उपाधि नहीं ले सकते, केवल
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कुछ जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो कुछ उपाधि वही दी जा सकती है, ऐसा जहां तक मैं ये समझता हूँ। और इस पर थोड़ा सा मिलिंद जी अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, चीज उनका थोड़ा सा गहरा है नॉलेज। हम माणिक जी की ओर बढ़ते हैं। माणिक जी, आपको क्या लगता है कि ये जो उपाधियां हैं, इनका संविधान में अंत तो किया गया है, लेकिन फिर भी सैन्य मतलब जो सेना रहती है उसके संदर्भ में और शिक्षा के संदर्भ में उपाधियां दी जा सकती है, मतलब इन दोनों को छोड़कर और किसी प्रयोजन के लिए उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये मतलब इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया? केवल 2 ही क्षेत्र ऐसे क्यों थे जिसमें उपाधियों को रखा गया? अगर उसका अंत करना था तो हर जगह किया जा सकता है। इस पर मतलब आप टिप्पणी कर सकते हैं। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के संविधान में उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया है। 26 जनवरी 1950 के पहले, संविधान लागू होने के पहले की बात है, गांव के मुखिया को उपाधि दी जाती थी और किसी को आचार्य के रूप में उपाधि दी जाती थी। तो इन लोगों का मान सम्मान पूरे गांव के अंदर, शहर के अंदर रहता था। और ये उपाधि जिनको मिलती थी, इन लोगों बाकी लोगों को हीन भावना से देखना, इनकी दृष्टि देखने का नजरिया कुछ अलग रहता था। तो जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो देश के अंदर इस सारे उपाधियों का अंत कर दिया। और जो सेना के माध्यम से जो उपाधि दी जाती है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, 3 प्रकार की सेना होती है, तो सेना को ही उपाधि देने का प्रावधान इस संविधान में रखा है। और विद्या के संबंधित जो उपाधि है दी जाती है, जो अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, हायर एजुकेशन, तो उनको उपाधि देने का जो प्रावधान संविधान के अंतर्गत है, ये सही है। क्योंकि जिनको उपाधि दी जाती थी संविधान लागू होने के पहले, वो उपाधियों का, जो लोग जिनको उपाधि मिलती थी, ये दुरुपयोग करते थे। क्योंकि इनके पास उपाधि रहती थी तो ऐसा लगता था इनको कि हम इस देश के या हम इस गांव के या शहर के हम मुखिया है, बाकी सभी लोग हमसे निम्न है। तो इस प्रकार से इनको ये एहसास होता था। इसलिए संविधान लागू होने के बाद इस सारे उपाधियों का संविधान के माध्यम से अंत किया है। जी मैडम। सर, साथ ही एक और मेहमान कैलाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, आप भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि आपके विचार भी लिए जा सके। तो कैलाश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, सुन पा रहा हूँ। मेरा एकदम क्या स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तो इस कारण से मैं वीडियो चालू नहीं किया है। क्षमा चाहता हूँ। मेरा का स्वास्थ्य गड़बड़, लेकिन साहब का फोन आया तो मैंने कहा मैं जोड़ रहा हूँ। तो आप अपने बेटा विचार देखो, रखिए। सर सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धा है। मैं सर सुन पाऊंगा आज तो मीटिंग में, क्षमा चाहता हूँ कुछ बोलने के लिए। मिलिंद जी, आपसे इस संदर्भ में एक और आगे हम बढ़ते हुए थोड़ा सा विचार, इस प्रकार हमने देखा कि सेना के और शिक्षा के संदर्भ में उपाधियां, लेकिन कुछ हम और भी देखते हैं, जैसे भारत रत्न है और जो विभूषण और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ऐसी ये एक तरीके से सम्मान के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। तो इनको क्यों उपाधियों की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं? मतलब इनका इस आर्टिकल से किस प्रकार से क्या है कि जो जिस तरह के आपने अभी भारत रत्न, पद्म भूषण, अलग अलग कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, देशों मतलब उन लोगों ने अपने कुछ आइडिया क्रिएट किए हैं, वो इंसान ने देश और दुनिया के लिए कुछ दिया है, क्रिएटिव है। फॉर एग्जांपल
साइंटिस्ट क्या करता है, नया प्रयोग करते हैं, उसी तरह से उस व्यवस्था को जो मतलब बिगड़ा हुआ सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए जो कार्य किया अपने जीवन में, इसलिए जैसे वो भारत रत्न मतलब क्या है कि ये जो आजकल उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल पिछले जो गिने चुने लोगों को देते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया है। बहुत सारे अभी जैसे आप सेना में देखते हैं पद्मश्री चक्र मरणोपरांत उनकी उपाधियां देते हैं, ये सम्मान है और उसका योगदान होता है देश के लिए खासकर, इसलिए वो सारी उपाधि दी जाती है। लेकिन कभी का आजकल तो जो सरकार है उसका भी दुरुपयोग करती है, तो ऐसा लगता है कि ये कोई कागजी डिग्री हो गई है, लेकिन संविधान के अंतर्गत उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो मरणोपरांत मिले या पहले मिले, उसका एक लोग इस दृष्टि से देखते हैं, इस उपाधियों की या उस व्यक्ति के जीवन चरित्र पढ़ते हैं और उनके कार्य को पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा मिलती है लोगों को कि इस तरह के सही कार्य की दिशा में जाएंगे तो एक इंसान क्या होता है, एक अमर हो जाता है। एक लाइफ है ना, एक इंसान की पैदा होने से मरने के बीच में जब समझ पैदा होती है और जो उसको अवसर मिलता है 35-40 साल का, उसके बीच में जो अच्छे कार्य करता है देश और समाज के हित में, इसलिए वो उपाधि प्रदान की जाती है। तो सर जी। अभी हमने देख लिया कि ये उपाधियां दी जा सकती है, 2 क्षेत्र उसके अपवाद है। तो वो कौन सी उपाधियां हैं जो नहीं दी जा सकती है? मतलब ऐसी कोई उपाधियां रही होंगी तभी इस तरीके का अधिकार संविधान में दिया गया कि समानता स्थापित करने के लिए हम उपाधियां नहीं देंगे। तो वो कौन सी उपाधियां थी जिनके लिए संविधान में ये आर्टिकल जोड़ा? नहीं, अभी पूर्व वक्ताओं ने या मैंने भी पहले बता दिया कि भारत देश ये जाति प्रधान देश है, वर्ण व्यवस्था इसमें लागू है, एक वर्ष मतलब इसमें क्या है, महिलाओं का सेग्रीगेशन है, उनको अपमान की दृष्टि से देखना, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी वजह से सिस्टम में बहुत सारी खराबी आ गई और खराबी के कारण उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे वकील है तो किसी जजमेंट में आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इवन कई जजमेंट में जज भी लिखते हैं कि लर्न्ड काउंसिल मतलब विद्वान अधिवक्ता। तो ये जो बोला जाता है, जो वर्डिंग्स है, तो जैसे कोई पीएचडी करते हैं तो उसको भी हम डॉक्टर बोलते हैं, मेडिकल डॉक्टर अलग होता है। तो मतलब वो शिक्षा से इसलिए जोड़ा गया है कि वो उसको सही गलत की समझ है, खाली उसका मिसयूज ना हो, उस संदर्भ में हमको उपयोगिता समझनी होगी उस बात को, इसलिए है। जी। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे अब आगे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 19 में बताया, तो सबसे पहले स्वतंत्रता क्या होती है? अनिल जी, माणिक जी, हम आपके पास आते हैं। स्वतंत्रता जो होती है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। स्वतंत्रता किस संदर्भ में उस अनुच्छेद में मैडम जी, आपका सवाल नहीं समझ पाया मैं, थोड़ा सा आवाज रुक के आ रही थी। जो हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए, तो सबसे पहले सर ये समझना चाहेंगे कि आखिर स्वतंत्रता क्या होती है और किस संबंध में उस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग? जी मैडम, स्वतंत्रता एक स्वतंत्र रूप से जीवन जीना और एक प्रकार का जो है कार्य करना और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए तर्क शक्ति के माध्यम से अपने विचारों को रखना और किसी ने बात कही है उसको मानना, तो तर्क के आधार पर वो बात सत्य है नहीं है, तो इस प्रकार भी अपन उनकी बात को सुन के उसमें अपनी स्वतंत्रता व्यक्त कर सकते हैं कि आपकी बात जो कह रहे हैं ये गलत है या सही है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एहसास कर सकता है। जी मैडम। स्वतंत्रता के संबंध में जानने के बाद सर, स्वतंत्रता का महत्व और उसकी क्या आवश्यकता है? जी, स्वतंत्रता जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, तो इन 3 वर्णों को जब
जो 12-15% जो आबादी है या जो लोग है, इन लोगों को ही संविधान लागू होने के पहले स्वतंत्रता थी, और उसका महत्व इसलिए बढ़ गया कि सभी लोग, भारत के सभी नागरिक, चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, उन लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये स्वतंत्रता मिलना बड़ा अनिवार्य था, क्योंकि जिस समय हमें ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, उस समय हमारे लोग, और ये स्वतंत्रता की देन है कि मैं आपके क्लास में जुड़ पाया हूं, अन्यथा संविधान लागू होने के पहले ये अधिकार हम लोगों को नहीं था। और इसका महत्व 1950 से लेकर लगभग अभी संविधान लागू होने में 75 साल होने जा रहा है, तो इसका महत्व भी बड़े पैमाने पर है। और देश का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, तो सभी लोगों का इसको महत्व समझ में आ गया कि एक्चुअली स्वतंत्रता क्या होती है। तो ये सन 1950 से ही इसका महत्व समझ में आया। जी मैडम। स्वतंत्रता का महत्व जैसा आपने बताया कि समानता स्थापित करने के लिए और लोगों को अपनी बात रखने का मौका स्वतंत्रता के द्वारा। इसी के साथ अनिल जी, आपसे इसी संदर्भ में जानना चाहेंगे, आप क्या समझ मतलब स्वतंत्रता को किस तरीके से देखते हैं आप, और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें इस अनुच्छेद के माध्यम से? स्वतंत्रता मैडम एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसको गरिमा प्रदान करती है। सबसे पहले अगर वो इंडिपेंडेंट तरीके से सोच सकता है, रह सकता है, घूम सकता है, तो स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा व्यक्ति के लिए एक उपलब्धि, एक पावर है। लेकिन उसके साथ, स्वतंत्रता के साथ एक डिसिप्लिन भी होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि संविधान लागू होने के पहले भी हमारे पास में स्वतंत्रता थी, ऐसा नहीं था। कुछ हमारे जो शासन थे, कुछ एरियाज थे कि जैसे शिवाजी महाराज का शासन था, या साहू महाराज का शासन था, या सम्राट अशोक का शासन था, या अन्य जो हमारे जो पूर्वज भी जो थे, तो वहां हमें स्वतंत्रता थी। लेकिन जब ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था लागू हुई, वहां पे हमें सोचने की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता, सारी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा के की। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पूर्णतः स्वतंत्र दे दिया। लेकिन सामाजिक रूप से आज भी हम स्वतंत्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, कानून के रूप में अब तो स्वतंत्र है, लेकिन सामाजिक रूप से नहीं है। सामाजिक रूप से आज भी हम बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आज भी मैं लोगों को ये देखता हूँ कि स्वतंत्र तो वो हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो खुद ही परतंत्र है। उनको लगता है कि गुलामी का जीना एक आसान जीना और बहुत अच्छा जीना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कम लोग हैं कि भारत के अंदर में अवेयरनेस फैलाई जाती है या जाना जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से अगर पढ़ेंगे, समझेंगे, और खास तौर से हमारे जो महापुरुष है, जैसे कबीर साहब है, बाबा साहब है, तथागत गौतम बुद्ध है, इनके विचारों को समझेंगे, कबीर फुले साहब के विचारों को समझेंगे, हमारे जो आजादी के जो आंदोलन चले, उस आंदोलनों को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ढंग से समझ पाएंगे, और फिर वो स्वतंत्रता का जीने का जो मतलब है वो भी समझ पाएंगे। तो स्वतंत्रता पहले नंबर की चीज है कि हमें सोचने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सारी चीजों की स्वतंत्रता संविधान प्रोवाइड करता है, और संविधान के कारण ही हम सम्मान से जी रहे हैं। तो स्वतंत्रता और सम्मान दोनों एक साथ में चलते, जैसा मैं समझता हूँ। इसलिए स्वतंत्र होना सबसे बड़ी इंसान होने का मतलब ये है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति स्वतंत्र अगर नहीं है, तो वो शायद इंसान भी नहीं, वो एक जानवर जैसा है, जिसके पास अपनी बुद्धि ही नहीं है कि जो बुद्धि का उपयोग कर सके, जो सोचने। क्योंकि व्यक्ति के पास में सबसे बड़ा चीज है आज के डेट में उसका माइंड है, कि जो सोचने का काम करता है, जो कुछ अच्छा विजन ले सकता है, अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन अगर उसको सोचने से मना कर दिया जाए, तर्क करने से मना कर दिया जाए, और ऐसा कुछ धर्म के नाम से हमारे जो विरोधी लोग हैं वो कर रहे हैं, तो ये मतलब समझने वाली बात है। धर्म के नाम से वो हमको गुलाम बना रहे हैं। धर्म बोलते हैं तुम्हारा धर्म है, ऐसा करके वो गुलाम बना रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में खड़ा कर रहे हैं। तो एक साइड में वो भी आंदोलन चल रहा है, एक हमारा भी आंदोलन चल रहा है। तो हमें स्वतंत्रता का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझे, अपना मानवीय धर्म को समझे कि हम एक मानव है, और मानव को जो डिग्निटी प्रदान की है नेचर ने, सारी की सारी चीजें जो दी है,
कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, सारी चीजें। हम और मिलिट्री का रुख कर किसी भी स्टेट में जाने की स्वतंत्रता है। आपको क्या लगता है कि जो स्वतंत्रताएं हैं केवल स्वतंत्रताएं दे दी जानी चाहिए, उस पर कुछ प्रतिबंध भी होना चाहिए? और आर्टिकल संविधान में नहीं, उसका प्रतिबंध भी होना पावर चाहिए। देखिए, मुझे बोलने की अगर स्वतंत्रता है, आप बोल रहे हैं, मुझे अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता के साथ डिसिप्लिन जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। क्योंकि बोलना क्या, क्योंकि शब्द दो तरीके से आते हैं कि अगर मैं कुछ भी बोलने लग जाऊं, स्वतंत्रता दी मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी सार्वजनिक जगह पे जाके गाली या गलत अपशब्दों का उपयोग करूं, या मैं अंधविश्वास के लिए बातें करूं या लिखूं। तो ये सारी चीजों को कि जो एक इंसान को डाउन करती है या जो वैमनस्यता फैलाती है या मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं है, ऐसी चीजों को प्रतिबंधित भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि उसका मूल मोटो है वो है कि प्रोग्रेसिव होना। क्योंकि अगर मुझे गाड़ी चलाने की रोड पे स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रॉन्ग साइड में गाड़ी चला और किसी को मतलब शारीरिक क्षति पहुंचाऊं। स्वतंत्रता में आपका डिसिप्लिन सबसे पहली चीज है, अनुशासन सबसे पहली चीज है। और वो हमारे धम्म के अंदर भी है, जिसको सील कहा है ना, सदाचारण कहा है, नैतिकता का कही है, मॉरलिटी कही है। तो मॉरलिटी का होना बहुत जरूरी है। विदाउट मॉरलिटी के, विदाउट सदाचार के स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं। जी मिलन जी, आप देखिए आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना बड़ा पावर है जिसके अंतर्गत आपने सुना होगा, जिसके अंतर्गत इसी आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितना मीडिया है या आप और हम जो फिर यहाँ बैठ के टेलीविजन जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से चर्चाएं कर लिए, इसी आर्टिकल का बेनिफिट्स है। या जो प्रेस है, जितनी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, वोकल मीडिया है। वोकल मीडिया मतलब जो हमारे लोग क्या करते हैं, सभा करते हैं, सम्मेलन करते हैं, इकट्ठा होते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन करते हैं, संगम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी निर्माण करते हैं, चाहे साइंस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, विद्यार्थियों का संघ हो, सामाजिक संगठन हो। ये सारा बनाने का, स्ट्रगल करने का इसी आर्टिकल में 19(1) में बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। और इस अधिकार का क्या है, आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन है, संरक्षण है। मतलब इसको दिया गया है कि आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं भारत के, और आप क्या बोलते, शस्त्र रहित, मतलब हथियार बगैर हथियारों से आप बहुत बड़ा वो जो हमारे लोग आंदोलन करते हैं ना, कुछ धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इसी आर्टिकल का उपयोग है वो। या संगठन बनाते हैं, चाहे कर्मचारी का संगठन हो या जो भी यूनियंस बनती है, वो सारा ये इसी के अंतर्गत है। एवं प्रेस, मतलब जो प्रेस मीडिया का जो फ्रीडम आप बोलते हैं ना, वो करना चाहिए। चौथा मीडिया जो बोला जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत, 4 स्तंभ है लोकतंत्र के। क्या स्तंभ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 तो सबको पता है, लेकिन चौथा जो प्रचार माध्यम है, जो आप पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें सारा मीडिया आ जाता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वोकल मीडिया। तो ये सारी जो चीजें, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर कोई एक सिस्टम गड़बड़ी करता है, अगर विधायिका अगर सही काम नहीं करती है, या कार्यपालिका सही काम नहीं करती है, या न्यायपालिका में कोई ऐसे गलत जजमेंट आते हैं, तो आप सड़क पर उतरकर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर जनता को आगाह कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, और उसको सही को सही, गलत को गलत साबित कर सकते हैं। बहुत बड़ा राइट्स है। और ये राइट्स का हनन करने का किसी भी अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को, इवन बहुत सारे अभी आंदोलन के संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बोलते हमसे परमिशन लो तब आप सभा करोगे। ऐसा राइट नहीं है, मतलब उनको भी रोकने का राइट्स नहीं है। ये राइट्स तभी रोके जा सकते जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू होती है। इमरजेंसी जो लागू होती है, जब ही ये जो फंडामेंटल राइट्स स्थगित होते हैं, नहीं तो ये उस स्थिति में भी चल सकते हैं। मतलब आगे वाले जो आपके टॉपिक आएंगे ना, अगर जेल के अंदर व्यक्ति है, प्राण की दहनता, दैहिक स्वतंत्रता, ये सारा इससे कनेक्टिंग चीजें हैं एक दूसरे की। जी मैडम। जैसे कि ये बातें हमने अभी स्वतंत्रताओं की है, लेकिन जैसे ही हम आर्टिकल 19 को देखते और 19 के आर्टिकल में 6 सब क्लोजेस हैं, इसमें से पहले सब क्लोज के अंदर ही हमको स्वतंत्रताएं दी गई हैं और बाकी के जितने भी क्लोजेस हैं उसके अंदर हमें सिर्फ प्रतिबंध देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये स्वतंत्रताएं दी गई है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि जो उचित इनके ऊपर निर्बंधन लगाए गए हैं उनके साथ दी गई। तो सर वो क्या है और वो क्यों लगाए गए हैं, यानी कि क्यों स्वतंत्रताएं ऐसे ही नहीं दे दी गई, उनके साथ क्यों प्रतिबंध जरूरी
फॉर एग्जाम्पल अभी अनिल जी ने बताया ना कि अगर रोड पे निकल रहे और गाड़ी चला रहे तो उसका भी कानून बना ना, कितनी स्पीड में चलाएंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे। और स्पीड वहां पर हम अभी सोशल मीडिया सार्वजनिक मंच पे बैठे हुए हैं, अगर कोई अभद्र भाषा का, अपशब्दों का, जो अश्लील भाषा का कोई प्रयोग करता है, या कोई हमारे ऐसे सम्मानीय व्यक्ति है जिसको महापुरुष बोल सकते, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अभी 2 दिन पहले ही कोई बाबा आते हैं और मोहम्मद पैगंबर पर खिलाफ गलत टिप्पणी करते ताकि भड़काऊ होती है ना, कि जन भावनाओं की आहत होती है, जो उनकी आस्था है, मान्यताएं हैं, उसकी आहत नहीं करना, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। मतलब ये नहीं है कि स्वतंत्रता दी गई अभिव्यक्ति का इसका मतलब उसका मिसयूज करोगे, ये होता है। मतलब वो उसी लिमिटेशन तक है जो जिसमें जनता के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए और समाज के लिए जो बेनिफिशियरी है, वहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परिपूर्ण है या उसके प्रोपोर्शनल सही है। जहां वो चीजें गलत होती तो उसको पहले भी था और आज भी गलत है, लेकिन उसका उपयोग जो हमारे लोग करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा, कई बार देखा होगा असंसदीय भाषा, आप पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं ना, कभी कभी असंसदीय भाषा का ऐसा शब्द आता है, प्रयोग करते हैं, या मीडिया में कभी कभी लोग गलत शब्द का प्रयोग कर देते हैं, फिर वो माफी मांगते हैं। तो उनको इसका मर्यादा है, लिमिटेशंस नहीं पता है, जो वो उसको बनाए रखने के लिए सारी चीजें हैं जी। और ये प्रोटेक्शन दिया गया, संरक्षण दिया है, साथ साथ में उसका लिमिटेशंस भी है जी। तो एक आध लिमिटेशंस जैसे कि अगर किस संदर्भ में लिमिटेशंस दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ से समझाइए। लिमिटेशंस का केवल ये मतलब है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो कितना बड़ा एक उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा खासकर जुडिशरी के संबंध में। अगर हम न्यायपालिका के संबंध में आज और हम जैसे चर्चा कर रहे हैं, तो या कोई ऐसी जजमेंट की कोई बात होती है या कोई टिक्का टिप्पणी हम लोग करते हैं, तो हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आता है, पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। कोई ऐसे जज के विरुद्ध हम लोग कोई ऐसा टिप्पणी करें या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई टिप्पणी करें, या तो लेकिन यही आर्टिकल 19 का पार्लियामेंट के अंदर, संसद में या विधानसभा में हमारे जो विधायक लोग हैं, वो संसद के अंदर या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या हमारे विधानसभा मंडल है, वहां पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना बड़ा राइट है कि उसके खुल्लम खुल्ला वो चीजें बोल सकते हैं, जिसके ऊपर वो बात कर सकते हैं, लेकिन वहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू नहीं होता। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना बड़ा राइट्स है जी। अनिल जी, अब हम आपसे अगले अनुच्छेद, अगले अधिकार पर बात करना चाहेंगे, जो हमारा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हमें अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किया गया। तो मतलब किस प्रकार से ये जो अनुच्छेद है ये दोष सिद्धि से जैसे आपकी मैडम, थोड़ा सा क्वेश्चन में नहीं समझ पाया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। साउंड बराबर नहीं आ रहा है, इसमें नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हाँ बोलिए। जो स्वतंत्रता अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में सर वो क्या, आवाज कट रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मैडम की आवाज कट के आर्टिकल 20 के बारे में है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में मैडम का सवाल है ना। आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 20 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, उस संबंध में क्वेश्चन है। अपराधों के दोष सिद्धि के लिए, हाँ, संरक्षण नहीं है जानकारी। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी आरोपी के ऊपर या पुलिस ने किसी के ऊपर केस, ये रिपीट हो रही है आवाज, किसी आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और वो आरोप है अभी उसके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, अभी जब तक उसके सारी प्रक्रिया कानून का पूरा पालन करते हुए, आप बोल दीजिए मेरा जी, आप सुन पा रहे, आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कोई बात, माणिक जी। हाँ जी जी सर, आप प्रश्न समझ पाए? जी 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 मैडम।
जी सर, आप कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो पुलिस के नजर में वो अपराधी हो सकता है, लेकिन वो अपराधी तब तक अपराधी नहीं हो सकता जब तक कि उसके ऊपर कोई दोष सिद्धि या पुलिस के पास कोई प्रमाण तो नहीं मिलता। तो जब तक उसका दोष या उसके उसके ऊपर जो आरोप है वो सत्यापित नहीं होते, तब तक वो आरोपी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगा के उसके नाम से एफआईआर कर सकता है। बाकी वो आरोपी है, वास्तव में इसने मतलब कोई दोष किया है, तो जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा, जब तक उसका प्रमाण पुलिस प्रशासन को नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को दोषी नहीं समझा जाएगा जब तक उसके जो दोष करने का जो सबूत है वो नहीं मिलता। जी मैडम। इसी अनुच्छेद 20 में हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं या 3 प्रकार से संरक्षण दिया गया है। तो एक-एक करके हम तीनों पर संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि अच्छे से उनके ऊपर भी हम बात कर पाएँ। तो सर जैसे पहला जो इसमें बताया गया है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण देता, यानी कि जिस टाइम पर किसी ने अपराध किया है, उस समय पे जो अपराध था, उसी के खिलाफ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो मतलब ये जो पहला इसका पॉइंट, ये किस तरीके से इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं? माणिक जी, कोई व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध के मामले में उसके नाम से एफआईआर होती है। अब जब वो पुलिस उनको पकड़ने आती है तो वो तो पकड़ के ले जाएगी, लेकिन अगर पुलिस के माध्यम से वो दोष का जो निराकरण नहीं होगा, जब तक उस व्यक्ति को भाई क्या अपराध किया है, अपराध का सबूत आपके पास क्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपराध या दोषी नहीं समझा जाएगा। और दोषी समझना बोले तो जब तक उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के नाम से कोई आरोप है कि आपने अमुक अमुक व्यक्ति के यहाँ चोरी की है, तो ये सिद्ध नहीं हो सकता कि आपने चोरी किया नहीं किया। अगर उसने नहीं किया है तो उसका प्रूफ भी ढूंढा जाएगा, उसका जांच भी होगी कि व्यक्ति एक्चुअली आरोपी ये चोरी के संबंध में है कि या नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता है मैडम। मैं विधि से ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, हमारे वानखेड़े साहब है विधि से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। जी, एक करके हम सबके विचार लेंगे। अब हम मिलिंद जी आपसे जानना चाहेंगे इसी अनुच्छेद के बारे में, और किस तरह की स्वतंत्रताएं हमें दी गई या संरक्षण हमें दी। दोष सिद्धि के संबंध में अपराधी के लिए जो प्रोटेक्शंस है उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि कभी कभी क्या होता है, कोई झूठे एलिगेशंस कोई किसी के ऊपर लगा देते हैं तो आरोप है, आरोप को जब तक प्रूव नहीं किया जाए तब तक वो दोष सिद्धि नहीं मानी जा सकती। मतलब उसके खिलाफ उसको प्रोटेक्शन है, संरक्षण है। अब इस संरक्षण किस तरह से है, अब उसका एग्जाम्पल से अब आप समझेंगे कि पुलिस ने उसके ऊपर लगाया कि पुलिस कई ऐसे झूठे मामले बना देती है, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा या हमने भी जुडिशरी के माध्यम से देते कि झूठे इनकाउंटर एक सबसे बड़ा मतलब उदाहरण देते। बाकी तो ठीक है, सामान्य अपराध है, गाली गलौज होती है, मारपीट है, मर्डर्स है, ये तो ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल जो बड़ा जिसको आजकल बड़ा एक बुलडोजर देश के अंदर चल रहा है, एक इनकाउंटर वाली बात करते हैं ना, फलाना फलाना इनकाउंटर चीजें होती है या फेक इनकाउंटर्स होते हैं या वो नहीं भी होते हैं, तो उसको ये तो एक उदाहरण मैंने पिछले कुछ बताया था, हेमंत करकरे का सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनको वो पुलिस का अधिकारी होते हुए भी
वहां जाके कुछ फेंके, वो सारी चीजें घटनाक्रम हुआ मुंबई के अंदर। क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ अथेंटिक मुंबई हाई कोर्ट के जजमेंट में और मुंशरीफ ने जो डीआईजी ने सारा लिखा हुआ है और कोर्ट के संज्ञान में आया हुआ है कि उनको फेक काउंटर कर मारा गया, या कि इन लोगों ने क्या बोलते हैं नहीं हम मुठभेड़ में मारे गए। ये मेरे से सिंपल सा वहां करते, हमारे भोपाल के अंदर जेल में वो कैदियों को ऐसे ही बाहर लेके निकल गए बाहर और वहां ऐसे आमने सामने शूट कर दिया। इससे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, दिल्ली का भी वो बेकरी कांड था, वहां ये चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि क्या मीडिया में क्या प्रचार किया पुलिस ने, ये अपराधी है, बहुत खूंखार अपराधी है। या अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि वो किसी अपराधी को क्या कर रहे थे, बाय रोड लेके जा रहे थे, फिर वो कुछ घटनाक्रम बनाया जैसे फिल्मों में दिखाते और उसको वहां मार दिया गया। अब तो ये तो हो गया कि ये क्या बात हो गई कि वो फैसला पुलिस ने ही कर लिया इनकाउंटर। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ये जो जजमेंट जो भी दोषी है या नहीं है, ये पूरी अकॉर्डिंग टू लॉ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, उसके एविडेंस जुटे, सारा एविडेंस जुटने के बाद न्यायपालिका में चार्जशीट सबमिट, और चार्जशीट सबमिट होने के बाद पूरा ट्रायल चले, विचारण न्यायालय जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक दूसरी भाषा में ट्रायल कोर्ट बोला जाता है, विचारण न्यायालय है। अब विचारण न्यायालय में सारे गवाहों को, सारी साक्ष्यों को, सारे साइंटिफिक एविडेंस को और उसके जो दूसरा पक्ष है, दोनों पक्ष को सुनने के बाद क्या क्या देते हैं, वो जजमेंट देते हैं। वो जजमेंट में भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के हर एक लॉ पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर कोर्ट किया है नहीं किया है, तो वो उसका ओपिनियन है, पर्टिकुलर जज की अपनी ओपिनियन है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो जज ने अगर उसको सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया, अगर सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं ना, छोटे मोटे नहीं लेंगे हम लोग इस चर्चा में, कि सेंटेंस ऑफ डेथ लिया मतलब उसको फांसी की सजा सुना दी। अब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी की सजा सुना देता है तो तुरंत ही आपने देखा होगा कि क्या उस अपराधी को तुरंत फांसी पे लटकाया जाता है? बिल्कुल नहीं लटकाया जाता है। क्या होता है, उसको हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट के बड़े जज से उसको कंफर्मेशन की जाती है। चलो कंफर्मेशन तो कर दी, तो क्या उसको तुरंत फांसी पे लटका दिया? नहीं जाता है। कोई ऐसे कानूनी पेच होते हैं या कमियां खामियां होती तो उसको हाईकोर्ट में अपील की जाती है, और हाईकोर्ट में अपील के दौरान भी वो जेल में रहता है, सजा काटता है, उसको छूट तो नहीं मिलती है, लेकिन वो कानूनी लड़ाई चलती है। उसके बाद भी क्या होता है, उसका फैसला आता है हाईकोर्ट का, होकर हाईकोर्ट उसको भी एज बरकरार रखता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, दोनों कोर्ट के फैसले को देखता है कि किसने सही किया किसने गलत किया, फिर वो भी जजमेंट देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, फिर क्या बचता है? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, क्या बोलते हैं उसको, दया याचिका, क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास लगा सकते हैं, और जीवन दान मतलब दैहिक स्वतंत्रता और वो सारी जो बात है ना, इसके पहले हम लोग कर रहे थे, तो भी एक क्षमादान दैहिक याचिका लगा सकते हैं और राष्ट्रपति का पेंडिंग रह सकता है, उसको मृत्यु दंड से बचाया जा सकता है। मतलब दुनिया में भी यूनाइटेड नेशन और बहुत सारे देशों में जो जीवन मिला है, इसको अगर अपराधी ने अपराध किया है तो इसको मार ही डालो या उसका जीवन का अंत कर दो, इसको लेकर बड़ा मानवीय जो यूनाइटेड नेशन और दुनिया देशों में बड़ी बहस चल रही है, कानून विद के बड़े बड़े इसमें चल रहा है, तो इसलिए वो सारे प्रावधान संविधान के अंतर्गत आए हैं। तो मैंने शायद एक लोअर कोर्ट से लेकर ऊपर तक कुछ बताने का प्रयास किया है इस संदर्भ में। जी मैडम। और दूसरी भी बात है इसके अंतर्गत, अगर ये किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है, एक अपराध, तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा उस व्यक्ति को सजा नहीं दी सकते, ये भी प्रोविजन है इसी अंतर्गत। साथ साथ ये व्यक्ति अगर अपराधी है और वो बोल सकता है कि मैं अपराधी नहीं हूं, कोर्ट में स्टेटमेंट दे सकता है, तो ये भी प्रोविजन है, क्योंकि ये पार्ट हमारा जुडिशरी का है, तो ये हम लोग डेली प्रैक्टिस में सारी चीजें होती रहती कोर्ट के अंदर, तो इसलिए हमें तो वैसे ही मौखिक याद है कि वो अपराधी ही स्वयं का साक्षी बन सकता है। जी। जैसे कि मैंने मानिक जी जैसे जो कार्य आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। में जहाँ तक मेरा नॉलेज, की प्रॉब्लम, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मैडम, आपका कोई नेट का इश्यू है, आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा चेक करें। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ अब आ रही है। जी सर, जैसे मैंने मानिक जी से भी इस संदर्भ में सवाल किया था कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण मतलब किस प्रकार से इसके अंदर हमें संरक्षित करता है, तो मुझे जहां तक इसके बारे में पता है कि जब अगर हम किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन उस समय वो अपराध नहीं था जो कार्य उसने किया, बाद में भले उसे अपराध घोषित कर दिया गया, तब उससे सजा नहीं मिलेगी उसके लिए। तो सर इसके बारे में थोड़ा जानना। मानिक जी को पूछा ना।
मिलिंद जी आप अच्छा, मानिक मुझे जी ही मैं बोलना है? किसको बोलना है, मानिक जी को कि मुझे? आप नहीं नहीं, देखिए, कोई किसी घटना किसी समय में, मतलब होता है ना, आज का दिनांक इतने बजकर इतने मिनट पे फलाने जगह पर कोई घटना कारित हो गई, तो उससे कोई घटना प्रूव नहीं हो जाती है ना, वो एलिगेशन है। मतलब अंग्रेजी शब्द है उसको एलिगेशंस, आरोप, चार्ज, लेकिन नॉट कन्विक्शन। अंग्रेजी शब्द है कन्विक्शन, मतलब सजा। सजा नहीं दे सकते, सजा देने का राइट पुलिस को वैसे भी नहीं है। तो एलिगेशन से एलिगेशन को प्रूव करना पड़ता, प्रोसिक्यूशन को, अभियोजन शाखा को जो लिखा है कि वो उसको युक्ति युक्ति संदेह से परे, मतलब कहने का मतलब कि बगैर किसी डाउट्स के, संदेह से, नहीं तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि उसको, कि ये इसको झूठा आरोप लगाया था, इनको फंसाया गया था, वो सारा देखना होता है। वो एक मीडिया में चर्चाएं चलती है ना, काफी सारे इसको मिल जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, इस संदर्भ में ये बातें हैं जी। अनिल जी आप अब इसके संदर्भ में विचार रखना चाहेंगे? अनिल जी ठीक है, कोई बात नहीं। मानिक जी 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 इसी अनुच्छेद से संबंधित अगर आप कुछ और टिप्पणी कर तो सर आप अपने विचार रख सकते जी जी मैडम। नहीं, अपराधों की बात आती है या अपराध या आरोप की बात आती है तो इसका जो डिसीजन देगा वो तो कोर्ट ही देगा। बशर्ते पुलिस को इसको, मतलब पुलिस को इसको आरोप सिद्ध करने का अधिकार तो नहीं है। ये आरोप अगर सिद्ध होता है आरोपी के ऊपर तो वो न्यायालय ही दे सकता है, अन्यथा पुलिस का उसको पकड़ना और न्यायालय तक पहुंचाना ये पुलिस की जवाबदारी है। बाकी वो आरोप सिद्ध नहीं कर सका और ना ही उसको टार्चर कर सकता है। तो आरोपी वो है नहीं है तो ये कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। तो इस प्रकार से, और डिसीजन अगर कोर्ट देता है कि ये व्यक्ति आरोपी है, अपराधी है, तो उस समय ही वो आरोपी हो सकता है, अन्यथा उसको आरोप जबरदस्ती मढ़ाने से वो आरोपी नहीं हो जाएगा। और पुलिस बोलती भी है कि आपने ऐसा किया है। कभी कभी तो पुलिस टार्चर भी करती है, मारपीट भी करती है उनकी कस्टडी में अगर वो व्यक्ति है तो कभी कभी वो डर के मारे कभी कभी अपना आरोप भी अपने सर पर ले लेता है। बाकी जब तक वो न्यायालय में नहीं जाएगा, पूरे सबूत उसके खिलाफ नहीं आएंगे, तब तक वो आरोपी सिद्ध नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है मैम। सर इसी बात पे एक और प्रश्न मन में आता है क्योंकि आप दोनों अधिवक्ता हैं और कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, तो इस संदर्भ में आपकी तो मतलब रोजाना इस मुद्दे पर बातें होती होगी। लेकिन सर जो पुलिस है, जैसे आपने कहा कि टॉर्चर नहीं कर सकती है किसी व्यक्ति को इस प्रकार जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पुलिस के द्वारा कभी कभी बिना दोष सिद्धि के भी ऐसे अत्याचार और टॉर्चर किया जाता है। तो सर उस टाइम पर उस व्यक्ति के पास क्या ऐसे राइट्स हैं या वो क्या कर सकता है जिसके कारण वो मतलब बचा पाए? जी एक एक करके मैं दोनों के विचार लूंगी। मानिक जी पहले आप। मैडम, ऐसे व्यक्ति को एक तो सबसे पहले तो जो विधि के जो लोग हैं, जो विधि को जानते हैं, तो ऐसे लोगों को तो सबसे पहले उसका अधिकार रहेगा कि वो वकील साहिबा को बुला सकता है और अपने जो विधि व्यवसायी लोग होते हैं उनसे सलाह ले सकता है कि भाई यहाँ मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो एडवोकेट महोदय जी से उसकी सलाह ले सकते हैं। और पुलिस अगर टार्चर करती है तो वास्तव में जो है ना संविधान का ज्ञान होता है उस व्यक्ति को, और ना ही उसके समझ में आता है कि इस समय अपन करे तो क्या करे। तो जो संविधान का जानकार व्यक्ति होगा तो सबसे पहले तो वो
अपने वकील साहिबा का सलाह मशवरा करेगा। और पुलिस को टार्चर करने का कहीं भी अधिकार या ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, पुलिस टार्चर नहीं सकती है। बाकी जिन लोगों को नॉलेज नहीं है या संविधान की जानकारी नहीं है, संविधान का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों को तो पुलिस कल भी टार्चर करती थी, आज भी कर रही है। तो वो तो अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने विधि व्यवसायी से सलाह ले सकता है। जी मैडम। मिलिंद जी, आप कौन से उपाय ऐसे व्यक्तियों को बताना चाहेंगे कि वो इंस्टेंटली उस टाइम पर जब उनको इस तरीके से टॉर्चर का सामना करना पड़ता है तब वो ऐसे कदम उठा सकते हैं? किस प्रकार से पुलिस के अत्याचारों से उस समय बच सकते हैं? क्या होता है, कोई पुलिस किसी व्यक्ति को अपराधी बोलकर या अपराधी नहीं है संदेह के आधार पर उठाती है, घर से उठा के पुलिस थाने के अंदर बंद करती है। बंद करने के बाद क्या करती है, उसको टॉर्चर करती है। टॉर्चर का मतलब उसकी पिटाई करती है, सीधी सी बात है। जैसे फिल्मों में देखा जाता है ना, मारती है, डंडे से मारती है, बहुत ज्यादा उसको उगलवाती है, बोल बेटा क्या ये कबूल कर ले, है ना, तूने अब चोरी की या ये कर ले। ऐसे काम हमने भी अपने इसमें मुकदमे देखे हैं कोर्ट के अंदर। किसी व्यक्ति ने वो चोरी नहीं की या कोई चेन स्कैनिंग नहीं किया तो उसके ऊपर जानबूझ के कई अपने आप को इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए एक व्यक्ति के ऊपर 10, 12, 15, 18 मुकदमे ठोक देती है अलग अलग थानों के। तो इस दौरान सबसे बड़ा राइट्स उसको वही है कि अगर वो इलीगल मतलब इलीगल डिटेंशन है, मतलब कानूनी भाषा में इलीगल डिटेंशन है, कस्टडी है। अगर वो एक दिन से, क्योंकि क्या होता है, पुलिस अगर किसी भी अपराधी को किसी अपराध में अरेस्ट करती है या डिटेंशन करती है, दो अलग अलग चीज है। डिटेंशन करना कुछ समय के लिए, पूछताछ के लिए बुलाना, छोड़ देना कुछ घंटे के अंदर। लेकिन वो क्या होगा कि अगर वो 24 घंटे के अंदर ज्यादा पुलिस कस्टडी में है और उन्होंने अपने जो वहां रोज नामचा होता है, लेखा जोखा होता है, उसमें नहीं लिखा और इस बीच में मारते रहे, तो आपने देखा होगा बहुत सारी मीडिया में खबरें आई। क्या क्या पढ़ते होंगे आपने कि कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में अपराधी का डेथ हो गई। मतलब पुलिस ने मार मार के उसको मार ही दिया। फिर पुलिस का स्टोरी बना दी है कि नहीं नहीं ये बीमार था, डॉक्टर से मिलते हैं। और कई ऐसे मुकदमे हुए हैं जिसको फिर जिसका जुडिशरी मतलब इसका गठन होता है। पहले तो ये जो इसका जो कस्टोडियल डेथ बोलते हैं, कस्टोडियल डेथ मतलब पुलिस हिरासत में हत्या, मतलब मर्डर का केस चलना चाहिए पुलिस के ऊपर भी। और इवन कई बार तो जो जैसे जेल वगैरह होती है वहां पर भी हो जाता है कांड। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हत्याएं तो आजकल पुलिस कस्टडी में होती है, जिसको पुलिस टॉर्चर बोलते हैं। बड़ी चीजें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के इसके जजमेंट है, पीआईएल डाली है, हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन था एचआरओ के माध्यम से भी डाली है। तो कुछ जजमेंट आए हैं, अलग अलग राज्यों के भी आए हैं। तो उसके लिए बाद में पहले क्या होता था, इसको इन्वेस्टिगेशन करने का राइट इनको था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग कलेक्टर, अपर कलेक्टर जो बोलते थे। लेकिन इनको जुडिशियल उतना नॉलेज नहीं होने के कारण आजकल वो राइट्स डिस्ट्रिक्ट जज को दिया हुआ है। वो पूरा सारा इन्वेस्टिगेशन करता है, कहाँ से थे, क्या गए, और उसके बाद वो उसका एक निराकरण होता है। और अगर अपराधी पुलिस वाले पाए जाते हैं तो उनको एज पर लॉ उनको पनिशमेंट होता है, ये है। हाँ, लेकिन इस बीच में वो उस व्यक्ति को, उसके परिवार वाले को उसको बताना होता है कि भाई ये व्यक्ति को मैं इस अपराध के लिए गया हूँ या पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी वो पुलिस वाले अपने आप को शहंशाह समझते हैं और वही कानून चल रहा है। और लेकिन इस बीच में अगर वो किसी परिवार वालों ने वकील से संपर्क किया और तो जज के सामने पिटीशन लगा सकते हैं कि इलीगल कस्टडी 24 घंटे से ज्यादा हो गया, तो वो पुलिस को पेश करना पड़ेगा उसको, जिसको या दूसरे हम लोग हाई कोर्ट में भी बोलते हैं ना। इसको एक पिक्चर आई थी जय में, उसको आर्टिकल 32 में, मतलब इसके स्वतंत्रता के लिए वो भी जा सकता है। पर आर्टिकल 226 में पिटीशन डाली जा सकती है और उसका वो सारा मंगाया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रोविजंस है, लेकिन वो लोगों को जानकारी के अभाव में वो लोग नहीं करते हैं। जी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान के अगले जो आपने आर्टिकल 21 में दिया गया है, तो ये मैं वही बता रहा था कि आर्टिकल जो हमारे हाइपर पिटिशंस बोलते हैं, जो सुप्रीम हाई कोर्ट वगैरह में जो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत जाती है कि पुलिस किसी चीजों में इलीगल कस्टडी में कई दिनों से रखा हुआ और वो आदमी ना घर वालों को बता रहे, ना कोई किसी को कुछ पता नहीं रहे पुलिस, और आदमी गायब है। तो वो कोर्ट के माध्यम से, जैसे एक फिल्म आई जय भीम पिक्चर में, उसके बारे में, टॉर्चर के बारे में काफी बताया गया है।
और ये चीजें हम लोगों ने भी कई रिट पिटिशन डालते हैं, जिसको जनहित याचिका बोल सकते हैं या इंडिविजुअल रिट पिटिशन बोलते हैं। वो केवल हाईकोर्ट में लगती है, सुप्रीम कोर्ट में लगती है। आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाईकोर्ट में लगता है और आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट में लगता है। तो इनको इनहेरेंट पावर दिए गए हैं कि वो सारी चीजें बुला सकते हैं, सारा कुछ भी कर सकते हैं, उसको सुप्रीम पावर है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम पावर है। इस तरह के जो पुलिस के गैर कानूनी विधि के विरुद्ध जो भी ये काम करते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं, उसको रोक लगाई जा सकती है और उसको सस्पेंड के अलावा सजा भी हुई है कई पुलिस वालों को इस तरह के मामलों में। वो चीजें उस तरह से हैं। ये प्रोटेक्शन है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 21 का जो उदाहरण आता है इसमें दैहिक स्वतंत्रता का। जी, इसके अंतर्गत एक और आर्टिकल जोड़ दिया है भारतीय अमेंडमेंट के माध्यम से, जो राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट के अंतर्गत आया है। राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार भी इसके अंतर्गत ऐड किया गया है अभी, जो पहले खाली डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स था। जी जी सर, उसके संदर्भ में भी हम और चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। आर्टिकल 21 क्या है सर, मतलब वो क्या महत्व उसका है? हम पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहेंगे मान जी। जीने की स्वतंत्रता क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से क्या? देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जीने का स्वतंत्रता तो है ही। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि भाई सबसे बड़ा इंसान को क्या है, जान है। अगर उसका कोई जान ही मार देगा तो फिर वो जीने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ही सारी चीजें हैं। लेकिन दैहिक स्वतंत्रता का अगर कानून में दूसरे वो हिसाब से देते हैं ना कि कोई उसको बंदूक चला रहा है, फायरिंग कर रहा है और अपने आप को बचाने के लिए अगर उसने उसको गोली चलाई, तो मतलब वो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो अगर अपनी जान को बचाने के लिए अगर उसने प्रतिवार किया, रिएक्शन किया, तो उसको वो उसके अंतर्गत आएगा। एक उस फाइटिंग के लिए बात हो गई। लेकिन जहां जीने का अधिकार है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, तो वो हम लोग जैसे ना कोई सुसाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलते हैं ना कि मैं फलानी जगह ऐसा ऐसा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, या सार्वजनिक स्थानों पे जाते हैं, तो वो कानून में ये भी तो है कि आप मर नहीं सकते, आपको जिंदा रहना है। यानी कि मरना भी आपके हाथ में नहीं है ना। कोई मार दे तो वो हत्या हो जाएगा, खुद मरोगे तो सुसाइड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। या कोई किसी को उकसाएगा मरने के लिए, तो वो उसके लिए भी धारा है। जी, और आगे चर्चा करेंगे। अभी हम मानिक जी आपके विचार इस विषय पर लेना चाहते हैं, संक्षिप्त में सर अपनी बात। जी, किसी भी व्यक्ति को किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता संविधान। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, या वो सुसाइड भी करना चाहता है कोई सार्वजनिक स्थल पर, कोई व्यक्ति टंकी के ऊपर जाके बोलता है कि मैं, आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, या कभी कोई इधर हमारे तरफ जो पांडुर्ना डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो कोई किसान अगर हड़ताल पे बैठा है, उसकी मांगे जो उनकी मांग है कि भाई हमारे को ये इसका मुआवजा होना, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो यहाँ हम आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड हो जाओगे। तो इस प्रकार से उसको फिर पुलिस वगैरह आके, जो प्रशासन वगैरह रहता है, तो उनको मना के फिर वापस वो कर सकता है। लेकिन यहाँ जो आर्टिकल 21 है, ये किसी व्यक्ति को प्राण लेने का अधिकार नहीं देता, या खुद का प्राण भी या मरने की भी स्वतंत्रता ये संविधान उसको इजाजत नहीं देता। और ये अगर कोई चीज होती है प्राण वगैरह की, तो वो विधि के माध्यम से, वो कानून के माध्यम से ही हो सकता है। कि आप अगर कोई सुसाइड हो गया खुद होते हुए, तो उसका भी जो प्रशासन है उसका मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच पड़ताल होती है, उसके बाद वो आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है पुलिस। तो किसी व्यक्ति का प्राण लेने का अधिकार उसको नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर मार रहा है किसी व्यक्ति को, और वो अपने बचाव में अगर उसके हाथ से कुछ हादसा हो जाता है, किसी का प्राण चला जाता है, वो अलग बात है। लेकिन किसी व्यक्ति को किसी का जान लेने का अधिकार या प्राण लेने का अधिकार ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं देता। तो ऐसा एक केस कहता है। जी धन्यवाद।
तो आज के एपिसोड में हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की और बहुत कुछ जानने को मिला और इससे समाज में जो लोग इसे देख रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो माणिक जी, मिलिंद जी और अनिल जी हमारे मेहमान हमारे साथ जो जुड़े उनका आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ में जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका बहुत-बहुत आभार और आशा करते हैं आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही इस सीरीज को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी का आभार और हमारे मेघराज सिंह जी जो हमारे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर है उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता जो प्लेटफॉर्म है वो इसी प्रकार ज्ञानवान चीजें प्रस्तुत करता है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर जुड़ेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय भीम।